नेक्स्ट सिम्टम है वोमिटिंग। वोमिटिंग किस किस में होती है? जैसे वोमिट किस में होगा, देखो जो अब्डोमेन से रिलेटेड, गैस्ट्रिक एरिया से रिलेटेड जब कोई दिक्कत होगी ना तब होगा वोमिटिंग, ठीक है। जैसे कि गैस्ट्राइटिस, ठीक है। आइटिस का मतलब आपको बताया था मैंने, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक रीजन में हो गया, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में कॉलिक, एक्यूट अब्डोमिनल इमरजेंसीज जैसे अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन है, ठीक है। ऐसे जो भी रिलेटेड है मतलब ऊपर गैस्ट्रिक एरिया से, ठीक है, उसमें आ गया, और अपेंडिक्स से, पैनक्रियाज से, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन जीआईटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी वजह से वोमिट होता है। उसके बाद है कार्डियक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, कार्डियक फेलियर, जैसे कई सारी डिजीज़ होती है ना जिसमें ऐसे वोमिटिंग एक सिम्टम के रूप में होता है, रहता है, ठीक है। काफ़ी सारी डिजीज़ में रहता है। सबसे पहले एब्डोमिनल देख लिया हमने, उसके बाद कार्डियक, उसके बाद सेंट्रल, जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो स्कल में प्रेशर है वो बढ़ जाए, ठीक है। मेनियर्स डिजीज़ क्या होती है कि इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम होती है। मोशन सिकनेस में हो जाता है वोमिटिंग, हमें पता ही है, रेडिएशन की वजह से, ठीक है। डायबिटीज़ में अल्कोहल पीने से, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए ना तो भी हो जाता है। एडिसन्स डिजीज़, एडिसन्स डिजीज़ का मतलब होता है कि जब हमारा एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन की प्रोडक्शन करना कम कर दे, इसमें कॉर्टिसोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फेब्राइल इलनेस जैसे वायरल हो गया, ठीक है, कॉलरा, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो जाती है वोमिटिंग, क्रोसिव पॉइजन्स की वजह से हो जाती है। मतलब इन कंडीशंस में वोमिटिंग सिम्टम के रूप में पाया जाता है। उसके बाद हेमेटोमेसिस हम इसी पेज पे देखेंगे जो नेक्स्ट आएगा 397। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन देखो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि अगर आपका स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहा, हार्ड है या पास ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसमें इंटेस्टाइनल की ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। इसमें सबसे पहले वॉल्वस, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जीआईटी ट्रैक है वो उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है, ठीक है, इनटू सस्पेंशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो आपस में मतलब एक दूसरे के अंदर धंस जाती है ऐसे, ठीक है। और हर्निया, हर्निया का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन या टिश्यू का ना अपनी मतलब अब नॉर्मल ओपनिंग से बाहर की तरफ निकलना, हर्निया आपको पता ही होगा, ठीक है। एक्यूट एब्डोमेन एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके बाद है साल्पिंगिटाइटिस मतलब फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन, परफोरेशन, कॉलिक, ठीक है। उसके बाद है जनरल में सेप्टिसीमिया, कोई इन्फेक्शन, ठीक है, इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये तो है एक्यूट कॉजेज, ठीक है, जो मतलब सडन होते हैं। एक्यूट का मतलब होता है जो सडन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब नेक्स्ट स्टेज आ गई। उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक सिम्टम्स जैसे कि दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, अगर आप लैक्सेटिव यूज़ करते हो तो उसकी वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग ट्रैवल की वजह से, ठीक है। अगर अपनी डाइट ही नहीं सही, पाइल्स में, फिशर में, ठीक है। और उसके बाद कार्सिनोमा में डवर्टिकुलम, उसके बाद स्ट्रक्चर्स नैरोइंग होता है, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा, मायोपैथीज, मायोटोनिया। उसके बाद है ये मसल्स की होगी। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, लेड पॉइजनिंग। मतलब ये काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, इनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने से कॉन्स्टिपेशन उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हो सकता है। कॉफ़ी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। इन सब सिम्टम्स को भी फटाफट देखते हैं क्योंकि ये ईजी है जैसे, ठीक है। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस का मतलब जैसे पेट में गैस भर जाए, उसका एनस के द्वारा उसका पास आउट होना, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, किस किस में देखा जाता है, ठीक है। यही सिम्टम किस किस में देखा जाता है, एरोफेजी, गैस भर गई है, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मतलब पास्ट की एंजाइटी लेता है, मेंटल डिसऑर्डर है, पास्ट एंजाइटी होती है इसमें। उसके बाद गैस्ट्रिक और बाइलरी कोई डिजीज़ है, हर्निया है, स्टोनोसिस है, मतलब काफ़ी सारी डिजीज़ होती है ना जिसमें हमारा पेट जैसे हवा भर गया ऐसे लगता है, ठीक है, बार बार एयर पास होती रहती है एनस रीजन से, उसको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ फूड हैं जिनकी वजह से हो जाता है, जैसे कैबेज, कालीफ्लावर, ठीक है, पी बीन्स की वजह से। इंटेस्टाइनल में स्टीरोरिया, स्टीरोरिया का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फैट आई स्टूल में, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई मैलिग्नेंसी हो, कार्डिक फेलियर और लिवर सिरोसिस में।
डायरिया डायरिया अगर आप लग्जेटिव अब्यूज़ में बहुत सारे लग्जेटिव डोज ले लो आप, ठीक है, तो होने का चांस रहता है। माल डाइजेशन ऑफ फूड, इन्फेक्शन में कुछ इन्फेक्शंस होती है ना, जैसे जैसे फ़ीवर वगैरह, काफ़ी सारे फ़ीवर वगैरह हमें पता है, याद रहेगा आपको इससे। काफ़ी सारे फ़ीवर्स में डायरिया हो जाता है, ठीक है, जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें क्या आ गया, टाइफाइड, कॉलरिया, अमीबियासिस, जियारडिसिस, हेलमिंथेसिस, HIV इन्फेक्शन, ठीक है। इन सब में आपको पता ही है कि लूज मोशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन डिजीज़ेज़ जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। डायबिटीज़ में, एडिक्शन डिजीज़ में कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट भी होते। ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब कि एनल रीजन से आप ब्लीडिंग हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंडीशन, जैसे एनल में फिशर, फिस्टुला और फॉरेन बॉडी हो। फॉरेन बॉडी की वजह से आपको पता ही है कैसे हो सकता है। फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला एक ट्रैक सा बन जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे, जिसमें पस फिल हो जाती है, ठीक है। उसकी दो ओपनिंग होती है, एक तो एनस में खुलती है और दूसरी पेरिएनल रीजन में, ठीक है, एनस के बाहर ट्रैक सा इसमें बन जाता है। उसके बाद है फिशर, फिशर क्या होता है, अगर पेरिएनल रीजन में वहाँ पे कट लग जाए, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर ना ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से कई बार क्या होता है कि वहाँ पे कट लग जाता है एनल रीजन पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिशर। इसमें हो सकती है ब्लीडिंग, रेक्टल पाइल्स में हो सकती है, प्रोक्टाइटिस में, फॉरेन बॉडी न्यूप्लाज्मा, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब कंडीशंस में देखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है एंटीकोगुलेंट थेरेपी, लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ब्लड डिस्क्रेसिस मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में यूरीमिया, अगर यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा है। उसके बाद है एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, नोज़ में से ब्लड का निकलना, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाना। प्लेटलेट क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग को रोकते हैं, ठीक है, उनका काम है, उनका फंक्शन है प्लेटलेट सेल्स का, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट अगर कम हो जाए तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। आईटीपी, आईटीपी का मतलब होता है, आईटीपी का मतलब होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा, ठीक है। इसमें वही बस प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया की टाइप है। एच बी कम हो जाता है। क्वालिटेटिव प्लेटलेट इफेक्ट, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स मतलब जो भी कोगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि कोगुलेशन से क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है। एक आपको इसमें ध्यान रखना है, हाइपर सप्लिनिज्म और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो, तो आपको विटामिन वगैरह ध्यान में रखना रहता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से भी ये हो जाता है, ठीक है। नेज़ल डिजीज़, नेज़ल डिजीज़ में जैसे ट्रोमा हो गया, ठीक है, नाक पे ट्रोमा एक्सीडेंटली हो गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ट्यूमर है, ठीक है। रेनाइटिस, रेनाइटिस क्या होता है, रनिंग नोज को बोलते हैं अगर नाक बहता रहता है। डिप्थीरिया और साइनसाइटिस मतलब साइनस की इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक डिजीज़ में, फीवर में, ठीक है, इन्फेक्टिव फीवर जैसे टाइफाइड, मलेरिया वगैरह में ये कंडीशंस देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन में, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ कोलेजन की डिजीज़, ठीक है। उसके बाद है ब्लीडिंग गम्स, ये देखो काफ़ी सारी जो है ना, पीछे जो हमने पढ़ा अभी नोज़ ब्लीडिंग उससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी वही कोगुलेशन का फैक्टर आ गया एक तो, ठीक है, कोगुलेशन का फैक्टर आ गया और प्लेटलेट का फैक्टर आ गया। अगर प्लेटलेट कम बनेंगे, कोगुलेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वही वाले फैक्टर्स आ गए, वही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और इसमें गम डिजीज़ में वहाँ की डिजीज़ेज़ आ गई, इन्फ्लामेशन वगैरह, ठीक है, वहाँ पे जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस, ठीक है, गम्स में अगर इन्फ्लामेशन हो, ठीक है। सिस्टमेटिक डिजीज़ेज़ आ गई कुछ, जैसे स्कर्वी, ये विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो सकता है। फिनोटाइन थेरेपी, ठीक है, डायबिटीज़ में हो सकता है, प्रेगनेंसी, मतलब ये कुछ कंडीशंस आ गई, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स। जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, जैसे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, उनमें जो सिम्टम्स देखे थे ना, वो इन डिजीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जाते हैं।
ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें कुछ समझने वाला भी था। ये तो मतलब पता ही है कि ब्लीडिंग गम्स वगैरह, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया जो आज हमने देखा वो थोड़ा सिंपल था। जो पहले की वीडियो वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हॉर्स वॉइस, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है कि देखो लोकली देखो लेयरिंग्स की वजह से। एक तो मेन यही हो गया क्योंकि वहाँ से ही वॉइस प्रोडक्शन होती है, और लेरेंजियल नर्व पाल्सी होगी अगर, ठीक है, तो एडिमा है कोई, टबाको अल्कोहल, इन सब कारणों की वजह से हो सकता है। ईचिंग किस में होती है, जैसे ईचिंग स्किन से रिलेटेड है तो पहले स्किन डिजीज़ देख लेते हैं। स्कैबिस, कैंडिडाइटिस, सोरासिस, आर्टिकेरिया, ये सारी स्किन की डिजीज़ हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक डिजीज़ किसी ड्रग की रिएक्शन की वजह से भी ईचिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, सेनाइल पिलुरिया इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है। डायबिटीज़ में हो सकता है, लिवर डिसीज़, काफ़ी सारी कंडीशंस होती है जो हम देखते हैं आजकल जिसमें स्किन ईचिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी में हो जाती है। और हिर्सुटिज़म, इसका मतलब होता है कि फ़ीमेल के चेहरे पे बहुत सारे हेयर ग्रोथ हो जाना, चेहरे पे क्या कि वैसे भी मतलब बहुत ऐसे मेल की तरह हेयर ग्रोथ हो जाना, ठीक है। ये मोस्टली जैसे ट्रोमा वगैरह और ट्यूमर्स वगैरह में देखने को मिलता है, ट्रोमा नहीं ट्यूमर्स, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह, कंजेनाइटल कंडीशंस, पीसीओडी, ठीक है। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और तो कुछ ड्रग्स की वजह से हो जाता है, ठीक है। पीसीओडी मेन है उसमें देखने को मिलता है, और पीसीओडी इम्पॉर्टेंट भी है। गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है कि अगर मेल में ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड एट प्यूबर्टी, फिजियोलॉजिकल है ये तो, ठीक है। रीफीडिंग, रिकवरिंग फ्रॉम वास्टिंग डिजीज़, अगर वास्टिंग डिजीज़ का मतलब होता है एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है, अगर उससे रिकवरी हो रही है, ठीक है। टेस्टिक्युलर हो गया, एजेनेसिस, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। ऑर्चाइटिस ट्यूमर हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टेस्टिकुलर से रिलेटेड हो गए, एंडोक्राइन हो गए, कुछ कारण कुछ ड्रग्स की वजह से हो जाता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है ये दो ड्रग्स, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, और सिमेटाडिन, इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स में ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिरोसिस ऑफ फार्मा में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जब मेटोक्लोप्रामाइड और सिमेटाडिन आप पढ़ते हो तो उसके स्पेशली उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स में उसमें ये मेंशन है, ठीक है, तो उसमें रहता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट में ये हो सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, ठीक है, रूमेटॉइड आर्टरीज होगी, लेप्रोसी होगी, उसके बाद है बैक एक, ठीक है, बैक पेन हो गया। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो उसकी वजह से हो जाता है। एथेनिक इंडिविजुअल्स हो गए, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वीक बॉडी का, उसमें होता है ट्रॉमा, किसी डिस्क वगैरह में ट्रॉमा, एक्सीडेंट, कुछ इन्फेक्शंस में, नियोप्लाज्मा में, ट्यूमर वगैरह, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये सब, और ऑस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड हो गया, ऑस्टोमेलाइसिस होगी, इन सब कंडीशंस में। रीनल स्टोन्स में भी होता है क्योंकि रीनल किडनी की लोकेशन होती है ना वहाँ पे पोस्टीरियर साइड, ठीक है, तो रीनल स्टोन्स की वजह से हो जाता है बैक एक, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा, आर्थराइटिस, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो बोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलता है रेफर्ड पेन। उसके बाद पेनक्राइटिस में रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी कंडीशंस है बोन के अलावा जिसमें ये देखने को मिलता है। स्पाइनल की डिफॉर्मिटी होगी। हिकअप्स क्या होता है, हिचकी, ठीक है। यूरेमिया, ब्लड में यूरिया बढ़ जाए, डायबिटीज़ की वजह से होता है। इन्फेक्शन, हाई फीवर, लिवर एब्सेस, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म मतलब बैलूनिंग ऑफ आर्टरी, ठीक है। उसके काफ़ी सारी और कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस, अभी मैंने जो मेनली इंपॉर्टेंट इसमें था जो आपको बता दिया है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना देता है कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में होता है, और ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। इसमें से उसके बाद है हेडेक किसमें हो गया, फिर से मेनिंजाइटिस आ गया। मेनिंजाइटिस तो होता है ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन, ठीक है, मेनिंजेस में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें। उसके बाद है ये तो इंट्राक्रेनियल में है जो आगे सारे, क्योंकि हेडेक वहीं से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो उसके बाद है एक्स्ट्रा जो उसके अलावा है, जैसे माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा क्रेनियल है, मतलब
ब्रेन से जो रिलेटेड नहीं है। आई स्ट्रेन, ग्लूकोमा, ये भी आई की कंडीशन है, ठीक है। साइकोजेनेसिस, ट्रोमा की वजह से, अल्कोहल, इन सब की वजह से भी हो जाता है। उसके बाद है टिनाइटिस। टिनाइटिस का मतलब होता है कि आपको कान में आवाज़ें से सुनाई देना अलग, ठीक है। मतलब बाहर कोई वो साउंड नहीं है, किसी और को नहीं सुनाई दे रहा, वो बाहर कोई साउंड नहीं है, सिर्फ ऐसे कान में ऐसे शांत जगह पे भी ऐसे आवाज़ें से सुनाई देना, उसको बोलता है टिनाइटिस, ठीक है। ये किसमें होता है? एक्सटर्नल ईयर में अगर वैक्स है, ठीक है। पॉलिप फॉरेन बॉडी है, मिडल ईयर की कोई इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल ईयर में मैनर डिजीज़, लेबरेंथाइटिस इन्फ्लेमेशन वहाँ पे है, माइग्रेन है, बैरोट्रोमा हो गया, एनीमिया में, ऑर्टिक रिगर्बिटेशन, इन सब कंडीशंस में देखने को मिलता है। टिंगलिंग एंड नमनेस। टिंगलिंग जैसे चींटियाँ सी चलती हुई दिखाई देना, नमनेस दिखाई नहीं देना मतलब महसूस होना, हाथ पैरों में होती है टिंगलिंग सेंसेशन, आपको पता ही होगा। नमनेस मतलब सुन पड़ जाना। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मेनली देखने को मिलता है। पेरिफेरल जो अपनी आर्म्स और लेग्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है कार्पल टनल सिंड्रोम में, थोरेसिक इनलेट ट्यूमर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये कुछ कंडीशंस हैं, इनमें देखने को मिलता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। और उसके अलावा ट्यूमर ध्यान में रखना है और कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें जो हैंड की रिस्ट की नर्व है वो पिंच हो जाती है। उसके बाद एक क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का मतलब सडन कंट्रैक्शन हो जाना मसल की, ठीक है, पेनफुल होता है ये। इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस की वजह से ये मेनली होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे जैसे बहुत सारी वॉमिटिंग या डायरिया के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तो वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो तब भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब लो ब्लड सोडियम, ठीक है, लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम। न्यूरोलॉजिकल कॉज है कुछ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसमें मायोटोनिया, मसल से रिलेटेड आ गई, मेटाबॉलिक आ गई, यूरेमिया। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ऑक्यूपेशन किस में हो सकता है, माइनर्स में, राइटर्स में, क्योंकि टेलर्स में, टेलीफोन ऑपरेटर्स में, क्योंकि देखो जैसे राइटर और टाइपिस्ट हैं वो एक ही मतलब अपने मेनली जैसे हैंड्स को यूज़ करते हैं, बाकी बॉडी को नहीं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि सिर्फ वही पार्ट यूज़ में आ रहा है, देख लो, ठीक है। तो और उसके बाद है प्रेगनेंसी में ओवर एक्सर्शन, डिहाइड्रेशन जो आपको बताया जैसे वोमिटिंग वगैरह उसके बाद हो जाती है, तो उसमें ये देखने को मिलता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, मसल पेन होता है जब आप एक्टिव होते हो, ठीक है, ये रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है। ये एम्बोलिज्म की कंडीशन में, ट्रोमा की, आर्टरी की जो कंडीशन है उसमें देखने को मिलता है, आर्टरी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, अनीमिया हो गया, ओवर एक्सर्शन, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली तो उसके बाद हो जाता है। उसके बाद ये ब्लर आ गया, वैसे सुन लो बस इसको, वर्टाइगो, ऐसे चक्कर से आना, हेड में स्पिनिंग लगना, ठीक है, जैसे स्पिन हो रहा है। ये सेरिबुलर मतलब वहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड हो गया, वहाँ पे अगर इंजरी है, ठीक है, ब्रेन स्टेम में कोई दिक्कत है, ठीक है। वेस्टिबुलर जैसे न्यूरॉन्स में, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब ये चक्कर आना सब ऐसी कंडीशन उससे ब्रेन से रिलेटेड होती है ना। उसके बाद एक है ऑडिटरी जो 4th नंबर पर पॉइंट लिखा है, तो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि जो हमारा इंटरनल ईयर है वो क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है बॉडी का, तो ये उसकी वजह से भी हो जाता है। एक्यूट लेब्रेंथाइटिस, मेनिस डिजीज़, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, ये ऊपर की दोनों क्या होगी देखो, ये ईयर की डिजीज़ होगी, तो उसमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो अपना इंटरनल ईयर है वो इसमें रोल प्ले करता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल हो गया, स्ट्रिप्टोमाइसिन ड्रग की वजह से हो जाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण होता है, ठीक है। यूस्टेचिन ट्यूब ब्लॉकेज हो गया, अगर यूस्टेचिन ट्यूब क्या करती है, अपने ईयर को अटैच करती है अपने माउथ से, है ना, पता ही होगा आपको। बेसिकली ये मिडल ईयर को अटैच करती है, मिडल ईयर को अटैच करती है अपर फेरेंक्स से, ठीक है। उसके बाद है माइग्रेन की कंडीशन में होता है एपिलेप्सी, अनीमिया, हाइपोटेंशन, हेड इंजरी। यहाँ पे हमारे सिम्टम